नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग चाहे कितना भी जोर लगा लें, लेकिन भारतीय राजकाज जो होता है उस कैलेंडर का आज पहला दिन है। अब ठीक है, जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, ये किसने सोचा था कि भाई राम मंदिर हमारी आंखों के सामने साकार होगा, 370 चला जाएगा। तो वो दिन भी आएगा जब विक्रम संवत या शक संवत या किसी एक भारतीय कैलेंडर पर हम सभी सहमत हो जाएंगे। उस दिन का इंतजार करें। लेकिन आज मैं होस्ट की भूमिका में इसलिए हूं ताकि सनद रहे कि प्रारब्ध मूल मकान है और वहां से कब्जा छूटने वाला नहीं है। और आज हमारे साथ हैं प्रारब्ध के संपादक अवनीश पी एन शर्मा जी। आपको नए साल की भी बहुत बहुत बधाई, सारे दर्शकों को भी बधाई और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। परंपरागत पूजा की थाली और उसमें पाग दुपट्टा सब कुछ के साथ। नमस्कार व्यालोक जी, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जय जय श्री राम जी। सर, आज दर्शकों, जब हम लोग बातचीत करने की शुरुआत करने से पहले जब बतियाते हैं थोड़ा सा कि आज क्या बतियाया जाएगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, तो आज हम दोनों ने कहा कि आज कोई टॉपिक नहीं रहेगा। मैं थोड़ा सा हम लोग बताएंगे कि पिछला पूरा एक साल 2025 जो रहा वह राजनीति में, समाज में किस किस चीज के कारण याद करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जितनी भी बातचीत हम 20-25 मिनट में कर सकेंगे। शुरुआत करते हैं अवनीश जी के दो पसंदीदा राजनीतिक व्यक्तित्वों से, और इसमें नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं शामिल किए जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के अलावा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, अगर आपने ये बाध्यता नहीं भी लगाई होती व्यालोक जी, तो मैं कम से कम अपने पसंदीदा नेताओं की सबसे फहरिस्त में इन दोनों लोगों को डिस्कस करता भी नहीं जी। तो इनके अलावा अगर आप कहेंगे तो सबसे पसंदीदा जो राजनेता और जिनकी राजनीतिक मतलब हरकतें हैं वो मुझे पसंद आई और वो कई सालों से नंबर 1 पर बरकरार हैं, स्वनामधन्य राहुल गांधी। राहुल गांधी भारतीय राजनीति की उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी जी का ये प्रारब्ध है कि जब उनका उभार और उनकी इतनी ज्यादा स्थापना, राजनीतिक स्थापना भारत की राजनीति में हुआ है, जहां वो लगातार तीसरी बार तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सारे लोगों ने उन्हें मत दिया है। तो उनके सामने मुकाबले में राहुल गांधी जी, इससे बेहतर, इससे शानदार प्रारब्ध कुछ भी हो नहीं सकता। बल्कि ये इतना शानदार प्रारब्ध है कि इसे आप मेरी अग्राहट कह सकते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि अगर मैं कॉम्पीट कर जाऊं राहुल गांधी से, तो मैं भी नरेंद्र मोदी जी जैसा तो नहीं, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत गुंजाइश रख लेता हूं। खैर, भारतीय जनता पार्टी तो अपना स्टार प्रचारक अपनी थाती मानती ही है और मुझे लगता है कि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पार्टी भी समझती है। आप देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसी हरकतें करते रहते हैं, आप ही कई बार बड़ा उद्वेलित हो जाते जी हैं जी और हाँ, कहते बिल्कुल। हैं कि इस आदमी को पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाल देते, और ये वो। लोगों की स्मृतियां थोड़ी सी कमजोर होती हैं, मेरी भी हैं, आपकी भी होंगी। इमरजेंसी के बाद जो है वो याद है आपको, गिरफ्तारी इंदिरा गांधी की और वो सड़क पर बैठी हुई लंबी नाक वाली जो ये जी लड़की घूम रही है, इसकी दादी जी। और उसके बाद कितना छातियों में दूध उतर गया था, आंखों से नीर बह आए थे और लोगों का मतलब लार प्यार सब जो है निकल के चला आया था। मैंने लाड़ नहीं कहा, लार कहा है। जी नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, वो कहीं से एक भी सिंपैथी लेने का मौका राहुल गांधी को नहीं देती। और राहुल गांधी अपने गुणों से बाज नहीं आते। उनके गुण क्या है? भारत का विरोध करना। उनका गुण क्या है? सनातन का अनादर करना। उनका गुण क्या है? नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत को गाली देना, हर भारतीय को गाली देना। तो मुझे लगता है कि मैं तो एक बार अदालत जी लोगों से भी ऐसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि देखिए साहब, नेशनल हेराल्ड में जितना चोरी चकाई हो गई है ठीक है, लेकिन गिरफ्तार मत करिएगा प्लीज। अरेस्ट न हो राहुल गांधी। आजाद मतलब
निर्द्वंद। मतलब अपने मनोरंजन के लिए आप मतलब इनको हमेशा चाहते हैं कि ये बने रहें, और नंबर 1 का स्लॉट इनका सुरक्षित है। चलिए दूसरे नेता की बात कर लें, या नेत्री जो भी हो आपके दूसरा पसंदीदा। दूसरे मेरे पसंदीदा नेता मेरे गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश से आते हैं, भाई अखिलेश यादव। ओके। अब मैं फिर अपने पुरानी ही स्क्रिप्ट पढ़ूंगा जो मैंने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में पढ़ी। ये योगी आदित्यनाथ का प्रारब्ध है, बड़ा शानदार प्रारब्ध है कि जब वो उत्तर प्रदेश में 2017 से सत्ता में काबिल हैं, तो उनके मुकाबिल अखिलेश भाई हैं। अखिलेश यादव जी। तो ये स्थितियां एक ही हैं, शैली राजनीति की एक ही है, सनातन का विरोध, सनातन को गाली दिलवाना और आए बाएं साएं बकना। मैं आए बाएं साएं जब कहता हूं तो उनके जैकेट में जो वो पानी की बोतल होती है, मैं उस तरफ इशारा नहीं कर रहा। लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ एक वाकई सन्यासी, एक तो गृहस्थ संत हैं जो दिल्ली में है, और उनके सामने एक जो है गृहस्थी पाले हुए लेकिन बताए नहीं, वो हैं यानी राहुल गांधी। अब अगर उत्तर प्रदेश आप आते हैं तो एक तरफ वाकई संत है, और दूसरी तरफ कौन है? केवल और केवल परिवारवाद का डीएनए रखा हुआ व्यक्ति। अरे भाई, आज 1 तारीख है, नए साल का पहला दिन। मुझे सैफई बार बार याद आ रहा है। मैं तो 2 ऐसे मौकों पर सैफई के उस नाच महोत्सव में रहा हूं, शामिल रहा हूं। तो और वो तो लिट्टी चोखा कर रहे हैं ना, कुछ बाटी चोखा टाइप आज। अब बताइए ना, कैसे आदमी का प्रारब्ध बदल जाता है कि लिट्टी चोखा और बाटी चोखा। हालांकि आजकल लिट्टी चोखे की पार्टी जो है वो अलग अलग, अभी पंडित जी विधायक लोग बैठ गए थे, लिट्टी चोखा ही उस दावत का भी नाम था, बड़ा कलेश हुआ। तो एक चीज सतुआ सही में बाबा बताएं भी आपको, सतुआ हैं? बाबा भी क्लेश करवा चुके हैं। चलिए, यहीं कौन से सतुआ याद बाबा? आता है। अरे, आपको पता नहीं है? गजब। आपको खूब पता होगा, आप जानबूझ के मजा ले रहे हैं। दर्शकों, सतुआ बाबा कांड क्या है भाई? माघ मेले की तैयारी में जो प्रयाग के जिलाधिकारी थे, उनका नाम थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, तो वो भाई साहब सतुआ बाबा के शिविर में रोटी बना रहे थे। अब किसी बदमाश ने फोटो खींच ली, या उन्होंने बेध्यानी में खिंचवा ली, या क्या हुआ, वो वायरल हो गया। उस पर हुआ कि भाई सेकुलर सांप्रदायिक, ये वो बहुत हंगामा हुआ। तो इससे पहले कि योगी जी वह कुछ कहते, केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया, अरे भाई डीएम साहब, सतुआ बाबा के यहाँ रोटी कम बनावा, मेला के तैयारी पर विशेष ध्यान दा। और वो पूरा मामला फिजल आउट हो गया, वरना अखिलेश यादव उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे। तो वही सतुआ बाबा कांड है। इससे याद आया, 2 ऐसी घटनाओं पर बात कीजिए जिसके मुताबिक आपके मुताबिक जिसने पिछले साल इस देश की राजनीति में, समाज में, मतलब इस देश में बड़ा परिवर्तन किया। 2 ऐसी घटनाएं। पहली घटना महाकुंभ का आयोजन। और जब मैं ये कह रहा हूं तो आज 1 तारीख है, 3 तारीख से वार्षिक जो सनातन का एक उत्सव माघ मेला, उसकी शुरुआत हो जा रही है। 40 दिन तक वो चलेगा। अभी कल ही मैंने एक वीडियो सिंगल बनाया भी था। महाकुंभ इसलिए कि महाकुंभ के उस पूरे आयोजन में मैं उसकी विराटता, उसकी भव्यता और इतने सारे लोग वहां पर आए, मैं उसके लिहाज से ये नहीं कह रहा हूं। कितनी बढ़िया सरकार ने व्यवस्था कर दी थी और कितना अच्छे अच्छे जाम लग गए थे। मैं खुद 8 घंटे एक जाम में फंसा रहा हूं उनमें से, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में मैंने लगभग 20-25 दिन उधर बिताए। लेकिन मैंने जो आंखों से देखा, उन करीब 18 से 20 दिन, आपको पता है, मैं टुकड़े टुकड़े में वहां पर रहा। साहब, वो भीड़, वो ट्रैफिक, लोगों का पैदल चलना। लेकिन आज भी मेरे आंखों के सामने मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि साहब मर्सिडीज खड़ी है स्टील ब्रिज के किनारे रेता में, और उसमें से एक पूरा परिवार निकल रहा है। और ऐसा एक परिवार नहीं, न जाने कितने परिवार मैंने देखे, और नंगे पैर, कोई जूता पहना हुआ, इस पर मत जाइए। लेकिन वो चॉकलेटी बच्चे, जिन्हें हम चॉकलेटी कहते हैं, वो किशोर, वो बच्चियां, वो 40 से लेके 50-55 साल के माता पिता, न चेहरे पर तनिक भी शिकायत, न तनिक भी थकान, न ये दर्द की
और मैं तो मर्सिडीज से उतर के कैसे पैदल यहाँ रेत पे जाऊंगी। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज मैंने देखी। लोगों ने सनातन के इस महापर्व को एंजॉय किया। ये मेरे लिए सबसे नोटिसेबल बात थी, जो मैंने दूसरा इसलिए मैं इस महाकुंभ को एकदम एक दूसरे फलक पर देखता हूं, और इसलिए दूसरा ये मेरे लिए बहुत बड़ी घटना। दूसरी घटना जिसने इस देश का चरित्र ही बदल के रख दिया, अयोध्या। अब इसमें कोई मुझे ये ना कहे कि आपने दोनों चीजें जो है उत्तर प्रदेश से चुन लिया, क्या करेंगे सर? मैं वो अभागा से भाग्यवान व्यक्ति हूं, उस उम्र का, उस समय काल का। मैंने उस सफेद ढांचे और उसके अहाते में राम चबूतरे को भी देखा। उसके बाद उस सफेद ढांचे को गिरते हुए भी देखा। कटीले तारों के बीच से मुर्गी की तरह ऐसे ऐसे चल के संगीनों के साए में और फटे टेंट के नीचे बैठे हुए रामलला को भी देखा। उसके बाद दिन बहुरे और मेरा अभागपन, मेरे भाग्यपन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। लकड़ी के अस्थाई मंदिर में भी रामलला को देखा, और उसके बाद धर्मपताता तक रामलला को देखा। सर, न जाने कितने चले गए, खुद मेरे पिताजी चले गए। तो मुझे लगता है कि वहां से जो धर्म ध्वजा फहराए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने जो मैकाले को दौड़ाया है ना लाठी लेके, और उल्टा कह दूं मैं यूपी वाली भाषा में, मैं पूरे उत्तर प्रदेश से आता हूं, जो बिना छिला हुआ बांस लेके जो मैकाले को दौड़ाया है, ये जो बाएं 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 की आवाजें आपको दिखाई दे रही हैं ना तमाम इन गिरोहों के अंदर, ये अभी बहुत चल रहा है। मैं एक बात कहता हूं सर, 2014 से मरसिया, तबर्रे, नवाख्वानी और मुहर्रम का ये दौर चल रहा है। मुहर्रम एक साल का नहीं है, एक तबके, एक गिरोह के लिए, और वो गिरोह में केवल मजहबी नहीं, उनके साथ ये पूरा इकोसिस्टम, इनके लिए अब सालों साल मुहर्रम का दौर है। और अगर इन्हें कुछ पढ़ना है तो तबर्रा, मरसिया, नवाख्वानी, तो ये तो चलता रहेगा सर। ये दो बड़ी घटनाएं जिन्होंने इस देश की जो तासीर है ना, उर्दू शब्द के लिए कोई गरियाए ना मुझे, जो तासीर है उस तासीर को बदल दिया। बाकी तो सर बड़ा हैपनिंग 2014 से ये देश बन चुका है। हम ही लोग कंटेंट क्रिएटर के तौर पर दिन दिन के 6-6 वीडियो, 4-4 वीडियो, गुंजाइश तो ये बनती है, हमारी टीम कहती है अरे सर 2 ठो और गुंजाइश। अरे हमने कहा रहने दो यार, एक वीडियो और दूसरे वीडियो के बीच में कम से कम 4-6 घंटे का गैप। तो बड़ा हैपनिंग देश है सर। है, घटनाएं तो होती रह रही हैं, और जब तक राहुल भैया तब तक घटनाएं रुकेंगी। सर ये बताइए कि थोड़ा सा जैसे दर्शक उधर थे और 1 सेकंड के लिए मेरा ध्यान दूसरी तरफ गया था, उसके लिए दर्शकों से माफी। मैं थोड़ा सा इसमें बिहार चुनाव को जोड़ना चाहूंगा दर्शकों, क्योंकि बिहार चुनाव ने एक ऐसे खानदान का निश्चित सफाया किया जिसने पूरी तरह से बिहार को पता नहीं कितना पीछे खदेड़ दिया था, और उससे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। खैर, अब चलिए थोड़ी साहित्य की बात कर लें। और आपकी पृष्ठभूमि सबको पता है, आप मूलतः और मुख्यतः कलाकार हैं, संवेदनशील हैं, इसीलिए कलाकार भी हैं। कलाकार मूलतः अगर संवेदनशील न हो तो वह कला की सेवा नहीं कर सकता है। आपके जगत की 2 घटनाएं बताइए, कला जगत की, या क्योंकि आप लोग तो सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं नैरेटिव निर्माण के, और आप लोग आज भी अपनी जगह बनाने को मतलब प्रयत्नशील हैं, या जो भी एक जो ऑरा तथा कथित बना दिया गया लेफ्ट की आइडियोलॉजी का और लेफ्ट के चीजों का, तो वो थोड़ा सा उसको बताएं। आपके बिल्कुल। यहाँ की 2 ऐसी घटनाएं या 2 ऐसे काम पिछले पूरे बिल्कुल साल गलोक के। भाई, देखिए मैं कला में जो है ना, हालांकि फिल्मों पे आप से बेहतर कौन बात रख सकता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। मैं कला में जरा फिल्मों को भी ले आता हूँ, और है अल्टीमेटली वो भी आर्ट का ही एक फॉर्म है। भारतीय फिल्म जगत में एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और अब मैं बायोग्राफीज की बात, बायोपिक्स की बात नहीं करूंगा, या इस तरह की बात नहीं करूंगा, लेकिन बाजार की ही चीज है बॉलीवुड। बाजार है,
तो मैं संयोग जी से व्यापार मैनेजमेंट का विद्यार्थी भी रहा हूं। व्यापार में जब एक सेल्स से मार्केटिंग अप्रोच का चेंज आया ना, तो पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरर कोई चीज बना देता था, उसके बाद उसको बाजार में उतार देता था और ग्राहक उसको खरीदते थे। उसके बाद मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर वो पहले बाजार में जाके सर्वे या पता लगाता था कि क्या ग्राहक मांग रहा है, फिर वो वापस आके और बनाता है और बनाने के बाद वापस दे देता है। बॉलीवुड में ये परिवर्तन आया। इसका मतलब क्या है कि बॉलीवुड नहीं बदला है, समाज बदला है और समाज के बदलाव से बॉलीवुड को बदलना पड़ा है। मैं वो अभी भी कह रहा हूं, दबाव मजबूरी का वो नाम महात्मा दबाव गांधी है। वो दबाव एक तरह से जनता की मांग ने जो दबाव क्रिएट किया है, तो फिर कांतार आती है, फिर कांतार 1 उससे बड़ी हिट हो जाती है। फिर पिछले साल की अगर बात करें तो छावा से शुरुआत होती है, अंत धुरंधर से होता है। मतलब फिल्मों के मामले में तो सचमुच नैरेटिव बदल गया है। करण जौहर पता नहीं अपनी फिल्मों का पूरा प्लॉट बदल दे रहा है। उसके यहाँ हड़कंप मचा हुआ है, जो गटरवुड का सबसे बड़ा खानदान है। शाहरुख खान अपनी फिल्मों में साउथ के लोगों को लाके जबरन देशभक्ति का तड़का लगा रहे हैं। खैर उसकी फिल्मों को तो खैर कैसे हिट कराया जाता है वो सब एक अलग विषय है। तो फिल्मों में ये जो नैरेटिव वाला है ना अवनीश भाई, आपने उसको बड़े ढंग से जो पकड़ा है, ये तो सचमुच नैरेटिव बदल रहा है। चलिए नैरेटिव दूसरी बदल रहा है। घटना और बताएं। हाँ, और इस पहली वाली में एक लाइन और बोल दूं, इसमें मैं फिर क्लियर कर दूं, मैंने इसीलिए वहां से घुमा के ले आया मैं। इसमें ये कोई ना कहे कि इनकी अंतरात्मा जाग गई है और इनके अंदर देश प्रेम और सनातन और संस्कृति, ना ना ना। ये जान रहे हैं अवनीश और व्यालोक और इस वीडियो को देख रहे तमाम दर्शक, अगर तुमने फिर वही एजेंडा खोरी की फिल्मों में, तो तुम नंगे हो जाओगे, तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस बिक जाएंगे। ये अब भी बाजार ही है, ये बाजारू लोग ही हैं। ठीक है, इनकी कला का सम्मान। एक तो ये साहब। और वहां दूसरा, तो जानवी कपूर ने, सर जानवी कपूर जब बांग्लादेश की लिंचिंग को लेके करती है, हो सकता है कि उसके अंदर का हिंदू जाग गया हो, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उस पर घनघोर चुप्पी और उस पर जिस तरह से हमले होते हैं, ये भी बहुत मानी खेज है। जी बिल्कुल ठीक है। और एक चीज और मुझे आपने, मतलब आप भी है ना बहुत बड़े छेड़क व्यक्ति हैं, आपने छेड़ दिया तो एक चीज और, ये ससुरा जो गिरोह कहता है ना कि मुसलमान आते ही इस समय अजीब सी कट्टरता आ गई है और उसको नेगेटिव ही लिया जाता है। धुरंधर, जी धुरंधर में सबसे मुख्य चरित्र कौन है भैया? आप ये देखिए ना। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि चीजें अब इस तरीके से बदल रही हैं। और दूसरा, अब चलते हैं जरा आर्ट एंड कल्चर में ही। मैं आयोजनों पर नहीं जाऊंगा, गिनाऊंगा नहीं कि अरे देखिए काशी और तमिल संगम नहीं हुआ नहीं जी और जी इतना ये कार्यक्रम हो उतना। मैं फिर जरा सा उधर चलता हूं, जैसे मैं राहुल गांधी सबसे प्रिय, तो मैं उस तरफ चलता हूं। एक जुमला मैं पहले कहता था कि पहले कॉमरेड वे क्या करते थे, ये प्रगतिशील लेखक संघ के पर्ची कटाऊ जितने भी ये गिरोहबाज थे, हैं, अवार्ड वापसी याद है ना, एक को ससुर ने लिफाफा वापस नहीं किया था, लेकिन नहीं अवार्ड नहीं, वापसी का सबने नौटंकी की थी। ढोंग अवार्ड जरूर किया। वापसी, सर आप सोचिए कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही, और जिसको मैं सबसे ऐतिहासिक घटना मानता हूं कि 2014 में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ इस देश में, और आपने 2015 आते आते इस गिरोह को ऐसा नंगा किया कि वो अवार्ड वापस कर बैठा। अवार्ड वापसी इनके घुटने पर आने, क्योंकि ये थोड़े से बुद्धिखोर जमात है ना, इसने ताड़ लिया। जैसे राहुल गांधी बेचारे जो हैं वो गजब मतलब क्षमतावान व्यक्ति हैं कि वो 95 96 चुनाव के बाद भी अभी लगे हुए हैं, लेकिन इन सबों ने मान लिया कि गयो, गई भैंस पानी में, खत्म। अवार्ड टाटा वापसी बाय ने बाय। जितनी, मतलब जितनी तेज गति से इन्होंने हथियार डाले इस बाजों ने, उसके बाद से आप देखिए, उसके बाद से इनकी क्या हैसियत है और क्या स्थिति है। चाहे इनके लेखन में आप देख लीजिए, चाहे अच्छा, सोशल मीडिया 2 मिनट में नीचे दौड़ा के दिमाग सही कर देता है, इसलिए मैं उसे जन मीडिया कहता हूं। और ये दोनों चीजें जो मैं कह रहा हूं कला की, ये समाज ने बदला है, किसी सरकार ने नहीं। और अस्थाई बदलाव तभी होता है जब समाज से बदलता है, वरना तो कानून बना दिया, आप को मर्डर, को क्राइम नहीं होना चाहिए,
सरकार तो कानून बना के बैठी है ना, कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन किए बैठी है। आप बलात्कार की घटनाएं देख लीजिए, उसमें क्या क्या प्रोविजन करके बैठे हैं, लेकिन क्या रुक गया? नहीं रुक रहा है। तो कोई चीज बदलती अस्थायी रूप से तब है जब वो समाज से निकलती है। फिल्मों और ये जो साहित्य की गिरोहबाजी, इन दोनों में ये बदलाव समाज की वजह से हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं 2014 में समाज पहले बदला पोलिंग बूथ पे जाके, उसके बाद सरकार बदल गई, उसके बाद समाज समाज ने अपना लगातार बदलाव जारी रखा, तीसरी बार सरकार आ गई, समाज ने वो सारा प्रेशर बनाया कि आज हिंदू लाइफ मैटर्स। तो ये बड़ी उपलब्धियां रही हैं सर। और मुझे लग रहा है कि अभी तो बच्चा बुतरू वाली उपलब्धि अभी किंडरगार्टनिंग है। एक लंबा ट्रैक मैं देख रहा हूँ सर, बहुत लंबा ट्रैक देख रहा हूँ। चलिए, तो दो अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बता दें और दो किताबें जो पिछले साल आपने पढ़ी हो, भले ही वो कभी भी कितनी पुरानी हो या नहीं हो, जो आपने पढ़ी हो, जो आपकी नजरों से गुजरी हो, जो आपको लगा हो कि पढ़ना चाहिए। इसमें कोई भी ये ले सकते हैं, बस मैं आपने पिछले साल जो पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चूंकि मेरा किशोर पन्ना जो है वो तब के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तराखंड में बीता है, तो मैंने एक नई जगह इस बार चुनी है और उसको ऐड करना चाहूंगा। बहुत कम एक्सप्लोर हुई है वो जगह, मुक्तेश्वर। बहुत ज्यादा नैनीताल से दूर नहीं है। नैनीताल से अल्मोड़ा की तरफ जाते हुए आपको भवाली के पास से ही वो रास्ता जाता है और बड़ा अच्छी जगह है। तो एक तो वो मेरे लिस्ट में आई है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में। और दूसरा सर देखिए, मेरा गृह नगर है गोरखपुर, और अवध में रहता हूँ, लखनऊ में। तो आते जाते मुझे अयोध्या प्यारी है। और आज से नहीं, अगर मेरा फेसबुक पेज आप उठा लीजिए तो उसमें जो है जब भी मैं गुजरता हूँ तो एक ऐसे हल्का सा बलैया लेते हुए, जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे सैफई को छूने के लिए ऐसे हल्का सा बलैया ले लेती है, अपने कमर को लचका देती है, तो ठीक उसी तरह मैं भी अयोध्या का हाईवे, जैसे अयोध्या सरयू पार करता हूँ तो हल्का सा अंदर घूम के और एक चक्कर ही सही लगा के उसके बाद मैं फिर वापस 4 लेन पे आ जाता हूँ। तो वो मेरा परमानेंट डेस्टिनेशन है और ईश्वर करे कि वो हमेशा बना रहे। किताबें मंटो की सीरीज एक बार फिर पढ़ी, और वो कम से कम अभी मैंने पिछले महीने खत्म किया है उस सीरीज को। और मेरे ख्याल से लग रहा है कि 12-13 बार तो सीरीज पूरी खत्म कर चुका हूँ। वो काली शलवार, वो नरम गोश्त, टोबा टेक सिंह, वो तमाम चीजें। मंटो तो एक ऐसे लेखक हैं जिस आदमी ने विभाजन पर लिखा है, लेकिन वही है जो लेखकों के अंदर का पता नहीं कितना कॉन्ट्राडिक्शन होता है, क्योंकि बहुतेरे खासतौर से हिंदी और उर्दू के जो लेखक रहे हैं वो व्यक्तिगत जीवन में, मतलब उनका जीवन बहुत ही मैं वो शब्द कहूं तो घटिया ही होगा, क्योंकि जीवन निजी जीवन में बड़े घटिया हम उस रहे पर हैं, नहीं लेकिन जाते हैं। उन्होंने आपने चूंकि किताब सिर्फ कहा और आपने लेखक हाँ नहीं कहा, जी। तो मैंने किताब का तो जिक्र किया। अगर आपने तो लेखक कहा होता मंटो तो मैं कुछ और नाम लेता। तो मंटो पाकिस्तान के की त्रासदी की उपज थे, यस। और मंटो ने वो सब कुछ देखा था, लेकिन लिखते वक्त वो फिर से वही पूरी कई जगह मानवता बेईमानी, घायल हुई, कई औरतें जगह, घायल हुई। तो ये जो उनका है, ये मुझे लगता है, जरूरी नहीं, कई जगह वैसे तो हम लोगों का सर्टिफिकेट इस बात से ही कैंसिल हो सकता है राष्ट्रपति का कि हम लोग मंटो कि की हम लोग मंटो चर्चा पढ़ते कर हैं। रहे हाँ। हैं। तो नहीं, उसमें जो है जो एक खंड है उसमें आपको भारतीय जो बॉलीवुड है, क्योंकि मंटो भाई सिनेमा से ही थे, तो हाँ, उनमें से आपको जो है तमाम वो पुरानी कैरेक्टर सुरैया और न जाने किन के बारे में बड़ी असली चीजें मिलती हैं। तो कोशिश कीजिएगा, नाम पर मत जाइएगा, एक बार पढ़िएगा जरूर। लेकिन उस आदमी की बदनसीबी देखिए कि यहाँ से चला तो गया, लेकिन लाहौर के सिविल अस्पताल में लावारिस की तरह उस आदमी की मौत हुई। जेल भी अगर गया तो पाकिस्तान में ही गया। खैर, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से उस जो व्यक्ति के गए बारे में। सब तो वैसे ही मरे, लेकिन खैर सब सब उससे उनके लिखने का और साहित्य का पूरा महत्व पाकिस्तान कम यहाँ नहीं हो से गया और जाता। मर रहे हैं सब। क्या करिएगा, पूरा पाकिस्तान यहाँ से गया और मर रहे हैं सब। तो हमारे वहां तो देखिए ना, मोदी जी को वोट भी नहीं देते हैं और मोदी जी जो है राशन भी खिला रहा है। तो वहां तो आटे का बुरहान है। दूसरी किताब मैं केवल इसलिए नहीं कि निजी संबंध हैं और पिछले ही साल किताब आई, इसलिए कह रहा हूं, मालिनी अवस्थी जी की चंदन की वाण। हम्म, किसी कलाकार को, किसी आर्टिस्ट को
जब शब्द गढ़ने होते हैं और वो किस तरीके से लोक परंपराओं को आज के समय में नई घटनाओं के साथ जोड़ते हुए और वैचारिकी के साथ, अगर इन सारे कॉम्बिनेशंस को अगर आपको पढ़ना हो तो चंदन किवाड़ जरूर पढ़िए। मुझे अभी ध्यान नहीं है क्योंकि मैं तो हाथों हाथ लेके आया था किताब। मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी होगी, वो गूगल पर मिल जाएगी। तो चंदन नहीं किवाड़ नहीं, बड़ा गजब, बिल्कुल है, ऐसे अमेजन लगता पर है है। वो, आप जब उस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप कोई प्रस्तुति हो रही है, उस प्रस्तुति को आप देख रहे हैं और खटाक से आपको लगेगा अरे ये तो हमारी बबली बुआ टाइप स्टोरी है। अचानक एक स्टोरी आपको लगेगी, फिर आपको लगेगा अरे अरे ये तो हमारे फलाने गांव में फलाने फूफा के साथ घटना घटी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को रिलेट करके और एक अच्छी स्तरीय वैचारिकी के साथ और शब्दों की जो गंभीरता है और उसकी जो धनी शब्द जो है, तो चंदन किवाड़ मैंने पढ़ी। अब अगला एपिसोड लग रहा है बनाना पड़ेगा जिसमें मैं कहूंगा नमस्ते, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। अरे दबा के रखिएगा नहीं सर, बहुत सारे लोगों ने मुझे डांटा, कब से मैं ये नहीं, परिवर्तन कर मैं रहा हूं असल कि में एक ही बार दबाना है। मैं नहीं, मैं बोल देता हूं ना दबा के रखिएगा। तो एक सज्जन ने कहा कि अरे भाई उंगली दर्द कर जाती, कितना देर दबा के रखे तुम्हारा बेल आइकन, मतलब मेरा नहीं बेल आइकन नहीं, चैनल का बेल आइकन। मैंने मैंने दरअसल उस दौरान इस किताब को कहाँ से प्राप्त करें वो देख लिया। तो ये किताब भाई अमेजन पर आपको अमेजन पर है, मौजूद है। आप वहां से ऑनलाइन एकदम आसानी से कर सकते हैं, और इसका 250 के करीब दाम है, 260 रुपए दाम है, और 260 थोड़ा सा रुपये। ये लगेगा। और ये किताब मैं बस एक मुझे उठ के जाना वाक्य पड़ेगा, में नहीं तो यही इसके सामने रखी है। एक वाक्य में इसके महत्व को मैं बता दूं कि इस किताब पर मशहूर वामपंथी लेखक प्रभात रंजन जी ने भी लिखा है, और बड़ी दरियादिली से और बड़े प्रेम से लिखा है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये किताब खुद लिखवा रही है। बहरहाल एक किताब मैं इस लेके आऊं, मैं फ्रेम से हटूं, जिसको कि मुझे पढ़ना है, अभी शुरू नहीं किया हूं। बस एक सेकेंड, आप तब तक जी कंक्लूड कीजिए, मैं आ रहा हूं, एक सेकेंड। जी। तो दर्शकों, अभी ये पूरे साल की बातचीत थी, और अब इस बीच अवनीश भाई पता नहीं अचानक आज इनको ये क्या हुआ कि ये ये बीच फ्रेम से उठ के, ये देखिए ये किताब है। इसको मुझे अभी पढ़ना शुरू करना है, डॉक्टर हेडगेवर। जी। लेकिन आपने ये जो उठा बैठक की है, इसका फिर कैसे करेंगे हम लोग? हो जाएगा? जी, मेरा हेडफोन आपको पता है कि यहाँ रहता है। मैन ऑफ द मिलेनिया, डॉक्टर हेडगेवार। ये एनएच नाना पालकर साहब की किताब है, और मैंने इसका जी। इंट्रो पढ़ा और मुझे लगता है कि हेडगेवार पर मैंने कम पढ़ा है, मैं ईमानदारी से कहूंगा। तो मैं इसको अभी, ये मेरी ताजा अराइवल है, अब इसको पढ़ना शुरू करूंगा। ओके। लेकिन अभी जो आपने ये उठा बैठक की, इसका हम लोग क्या करेंगे? ये हो जाएगा कटकुट, या नहीं, इसको कोई ऐसे ही कटपुट जाने हम लोग नहीं देंगे? करेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह से ओके, रहेगा। ठीक है। तो दर्शकों, अब चूंकि समय की सीमा है, तो इस वीडियो को कंक्लूड करने का समय आ गया है। और हमेशा की तरह जो अवनीश भाई निहोरा करते हैं हमारी तरफ से कि आपने प्रारब्ध को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है, प्लीज इसे करते रहें। और हाँ, वही बेल आइकन जो है उसको बस दबा देना है एक बार, उसको दबाए नहीं रखना है। और इसी तरह हम लोग देखें, नए साल का पहला दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और सबसे जरूरी है कि आप व्यस्त रहें, अन्यथा खाली दिमाग शैतान का घर। तो एक विराम के बाद फिर मिलते हैं। जय जय सिया राम। बिल्कुल, जय जय श्री राम। और मैं टीम को कहूंगा कि इसमें कोई एडिट ना हो। जब मैं किताब उठाने के लिए गया था, थोड़ा सा कैजुअल जा रहा है आज, अपने परिवार के बीच के लिए वीडियो बनाया है, किसी राजनीतिक विषय पर नहीं बनाया। नमस्कार, जय जय श्री राम।